3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। एटॉमिक साइज पढ़ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली, 2 पढ़ी है अभी नहीं, अच्छा उससे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट भी पढ़ा था ना हमने। स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली और एटॉमिक साइज हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी अगली प्रॉपर्टी आ रही है हम लोगों के पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या मोर कॉमनली इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, जब कभी तुम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो तुम्हें उसे एनर्जी देनी पड़ती है। अरे जब भी मैं कभी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे एनर्जी क्या करना पड़ेगी, देनी पड़ेगी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को देना पड़ेगा। लेकिन जब भी कभी तुम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन मिलाते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। भाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो निकालने में न्यूक्लियस तुम्हारा अपोजिशन करता है। इलेक्ट्रॉन निकालने में न्यूक्लियस तुम्हारा क्या करता है, क्या करता है। लेकिन जब तुम इलेक्ट्रॉन मिलाते हो तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अरे होती है, इलेक्ट्रॉन मिलाने पर एनर्जी रिलीज होती है। और यही हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एटम का हमने 1 मोल लिया गैसियस स्टेट में। कौन से स्टेट में, उसमें इलेक्ट्रॉन मिलाया, इलेक्ट्रॉन मिला देंगे तो एनायन बनेगा, और एनायन बनेगा, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या बोला करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्चुअली एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, एंथैल्पी का अर्थ, तात्पर्य, मतलब, अभिप्राय होता है एनर्जी, और एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी, कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना ज़्यादा, तो लिखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, amount of energy released, amount of energy released when 1 mole atom, amount of energy released when 1 mole atom accepts electron in gaseous state. Amount of energy released when 1 mole atom accepts electron in gaseous state. Amount of energy released when 1 mole atom accepts electron in gaseous state. कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल गैसियस स्टेट में रहता है और उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जो लिखिए सामने जो लिखा है। अब अगर कोई एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करे, यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कैसे गेन करे, तो उस केस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कैसे गेन करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और अगर कोई एटम मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनर्जी कम रिलीज होगी, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम आएगी। समझ में आ रही है बात। इफ़ एन एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इजीली, आसानी से कैप्चर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो फिर उस केस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा आएगी। और एनर्जी कम रिलीज होती है तो बोलो, करो। If an atom accepts electron easily, if an atom accepts electron easily,
If an atom accepts electron easily, then its electron affinity, if an accepts electron easily, then it releases more amount of energy. Then it releases more amount of energy. Hence, its electron affinity is also more. If an atom accepts electron easily, then it releases more amount of energy. Hence, its electron affinity is more. If an atom accepts electron easily, then it releases more amount of energy. Hence, its electron affinity is more. और इसका उल्टा, अगर मुश्किल से गेन करता है तो क्या? एफिनिटी भी कम और एनर्जी रिलीज भी क्या? लिख लीजिएगा खुद की भाषा में। आसानी से गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। मुश्किल से गेन करेगा तो एनर्जी रिलीज कम होगी और एफिनिटी भी कम होगी। अंडरस्टूड? सुनिए, ठीक है। तो भाई एफिनिटी से मतलब होता है रिएक्टिविटी क्या है। तो ज़्यादा रिएक्टिविटी मतलब जल्दी कैप्चर कर रहा है, जल्दी कैप्चर कर रहा है तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रही है, तो एफिनिटी भी ज़्यादा आ रही है। और अगर क्या है, मुश्किल से गेन कर रहा है तो एफिनिटी कम आ रही है। हाँ जी, तो चलिए ये सारी कहानी हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रूप में हम लोग ये बात देख चुके हैं। समझ गए भैया? अभी क्या होता है, आप किसी भी ग्रुप में जब नीचे आते हो, देखो यहाँ आप समझना कि ये न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके चारों ओर कौन घूम रहे होते हैं? इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ये लो, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। और यहाँ इलेक्ट्रॉन को अगर तुम जब कैप्चर करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। किसी आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को जब तुम कैप्चर करोगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। बोलो, तो एनर्जी रिलीज होगी। अरे होगी रे। अभी क्या हुआ, एनर्जी इस केस पर रिलीज हो रही है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो एफिनिटी ज़्यादा आएगी, कम एनर्जी रिलीज हो रही है तो एफिनिटी कम आएगी। नहीं आया समझ में? ठीक है। जब तुम ग्रुप में नीचे आते हो तो क्या होता है, एक मिनट इससे पहले एक और बात बताऊं। कई बार तुम कुछ ऐसा भी पाओगे कि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होता है। जैसे नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है, तो तुम उसमें इलेक्ट्रॉन मिलाने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करेगा। तुम उसको अनस्टेबल बना रहे हो, ऑलरेडी वो स्टेबल था और तुम उसमें इलेक्ट्रॉन मिलाकर क्या कर रहे हो उसको, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। भाई आपको एक बात मालूम है कि जब कभी कोई चीज़ रिलीज होती है तो उसको अपन नेगेटिव लिखते हैं। अभी बोल एटॉमिक मॉडल में देखा था ना मैंने, वेवलेंथ नेगेटिव आती थी, एनर्जी रिलीज नेगेटिव आती थी कि नहीं आती थी? तो नोबल गैसेस में क्या होगा, नोबल गैसेस के तुम पाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और तुम उसमें इलेक्ट्रॉन मिलाकर उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको अनस्टेबल बना रहे हो। क्या बना रहे हो उसको? तो उनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? उनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन मिलाने पर भी आपको एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, उल्टा एनर्जी क्या करना पड़ रही है? क्या करनी पड़ रही है? तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव। समझे? चलो, तो अभी तो ये रहा। अभी किसी ग्रुप में जब नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या चेंज आएगा? किसी ग्रुप में जब तुम नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या चेंज आएगा? जब ग्रुप में नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? देखो यार, वो होना तो चाहिए वहीं पर ही यार। हाँ, जब तुम किसी ग्रुप में नीचे आते हो तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतनी स्ट्रांगली उसको अपनी तरफ खींचेगा।
न्यूक्लियस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा, और ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा तो एफिनिटी बढ़ेगी। तो नीचे जाने पर क्या होता है? नीचे जाने पर क्या होता है? चार्ज बढ़ता जाता है। चार्ज बढ़ता जाता है तो क्या होता है? एफिनिटी क्या होती है? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अरे समझो ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम कौन करता है? अब नीचे जा रहे हो तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है? तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, तो एफिनिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है बेटा कि साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ने के कारण डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो नीचे जाने पर ग्रुप में नीचे जाने पर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, एफिनिटी बढ़ेगी, और साइज बढ़ने के कारण एफिनिटी घटेगी। साइज बढ़ने के कारण एफिनिटी क्या होगी? तो क्या हुआ? दो अलग अलग विरोधाभास है। चार्ज बढ़ने के कारण बढ़ती है, साइज बढ़ने के कारण घटती है। क्या करेंगे हम? आपको मालूम हो चार्ज से ज़्यादा इफेक्ट साइज का होता है। अभी आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? तो नीचे जाने पर क्या होगा? चार्ज बढ़ने के कारण बढ़ेगी, साइज बढ़ने के कारण घटेगी, और इफेक्ट ज़्यादा कौन सा डोमिनेटिंग है? साइज। इसलिए कुल मिलाकर नीचे जाने पर एफिनिटी क्या होती है? घटती है। बोलो, ठीक है? लिखिएगा। ऑन मूविंग downward in the group, on moving downward in the group, on moving downward in the group due to increase of size, on moving downward in the group due to increase of size, electron affinity goes on decreasing. On moving downward in the group due to increase of size, on moving downward in the group due to increase of size, electron affinity goes on decreasing. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो आप फ्लोरीन की ज़्यादा पाएंगे, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की और भी कम, आयोडीन की और भी कम। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये मिला भैया। इस बेसिस पर देखा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, और क्लोरीन की एफिनिटी क्या है? सुनाई नहीं दिया मुझको। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, क्लोरीन की क्या है? अभी प्रैक्टिकली जब चेक करा गया तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिली -328 और क्लोरीन की -345। मतलब क्लोरीन में ज़्यादा रिलीज हुई। क्लोरीन में जो रिलीज हुई वो क्या हुई? ज़्यादा हुई। बोलिए, ठीक है? फ्लोरीन में जो है वो रिलीज हो रही है 328 और क्लोरीन में 349। फिर यहाँ ब्रोमीन में जो है वो थोड़ी इससे कम हुई। ठीक है, जितनी भी हुई वो हमें वैल्यूज़ याद नहीं रखना है। वी आर नॉट हेयर टू सपोज, हमें यहाँ पर जो है हमें उनकी वैल्यूज़ याद नहीं रखना। मसले की बात ये है कि हमको तो दिख रहा है ऐसा कुछ है कि ज़्यादा किसकी सर? फ्लोरीन की, और कम किसकी सर? क्लोरीन की। ठीक है भाई, नीचे जाने पर साइज़ बढ़ते जाता है तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को लिए जो रिएक्टिविटी है वो घटती जाती है, और वो घटती जाती है तो क्या होगा? घटती जाती है तो क्या होगा? एनर्जी भी घटती जाएगी। अरे बोलो। बट प्रैक्टिकली ऐसा ऑर्डर आपको नहीं मिलता। प्रैक्टिकली जो है रियलिटी में अगर देखा जाए तो ऑर्डर जो मिलता है वो ऐसा मिलता है, क्लोरीन की ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, और फिर आयोडीन की। हम सोच रहे थे ज़्यादा रिलीज़ होगी फ्लोरीन की, फ्लोरीन के केस में ज़्यादा रिलीज़ होगी, लेकिन रिलीज़ किस में ज़्यादा? उसके पीछे रीज़न क्या है ज़रा समझना। उसके पीछे रीज़न क्या है? यह है न्यूक्लियस जिस पर है पॉजिटिव चार्ज, और
ये ऑर्बिट है, ये देखिएगा। हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के नाभिक में 9 प्रोटॉन्स हैं। फ्लोरीन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? ठीक है, 9 प्रोटॉन्स हैं। और यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये कौन है? फ्लोरीन। अब जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए गए, तो हुआ ये कि फ्लोरीन का जो एटम है वो बहुत छोटे साइज़ का है, और बहुत छोटे साइज़ के होने के कारण क्या होता है, वो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे दे बिकम वेरी क्राउडेड, बहुत पास पास आ गए। वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे आ गए निखिल? बहुत पास पास आ गए। बहुत पास में आ जाने के कारण क्या होता है, वो जितनी मजबूती के साथ, जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी के साथ उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करना था, उतनी आसानी से वो उसको गेन नहीं कर पाते। और इस कारण क्या होता है, जितनी एनर्जी रिलीज होना चाहिए थी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। बोलिए, जितनी एनर्जी रिलीज होना चाहिए थी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। भाई हमारा दिमाग क्या कह रहा है, सर देखो ये फ्लोरीन है, अच्छा ठीक है बेटा, अभी सर देखो क्लोरीन में क्या होगा? सर क्लोरीन में क्या होगा? 17 प्रोटॉन्स होंगे। मैंने हाँ बिल्कुल बेटा 17 प्रोटॉन्स होंगे। सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कौन है सर? सर ये क्लोरीन है ना। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 थे, फिर वहाँ 8 थे, और यहाँ 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तो मेरा दिमाग तो ये कह रहा है कि सर जब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने जाओगे ना आप, तो यहाँ क्या खूब दूर है वो, तो दूर है तो क्या होगा सर, उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्शन होगा नहीं, इसलिए इसकी एफिनिटी कम आएगी और इसकी ज़्यादा आएगी। लेकिन प्रैक्टिकली क्या मिला तुम्हारे को? प्रैक्टिकली क्या मिला कि जब वो इलेक्ट्रॉन आने लगा तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपोज करते हैं, यहाँ भी वो 7 अपोज करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यहाँ 7 वो दूर दूर है। और एक कहावत है ना, एकता में ताकत होती है, यूनिटी हैज़ पावर। अरे बोलिए, जब मैं बहुत छोटा था तो बचपन पे हमारे पास एक ही चैनल होता था, मतलब हमको मालूम नहीं था कि कुछ चैनल नाम की कोई चीज़ भी होती है। हम तो जानते थे टीवी चलाते हैं, बस चलो टीवी चलाएंगे घर पे चल के, ठीक है। तो हमारे सामने तो एक ही चैनल होता था हमको, मतलब दूरदर्शन, ठीक है। तो उस पर ना सुबह सुबह 7 बजे जो है वो एक वो कविता आया करती थी रोज, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो वो उसमें वो दिखाते थे कि क्या भैया, अनेक चिड़िया आएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ताकत रहेगी उनमें। फिर एक और ऐड आता था, दिल्ली पुलिस का आता था, या इसी का सरकारी ऐड आता था। उस पर क्या होता था कि वो एक लकड़ी थी उसको तोड़ देते, फिर 2 लकड़ी उसको भी तोड़ के, 3 लकड़ी को भी, फिर लकड़ी का गुच्छा लेते थे, फिर उसको तोड़ने जाते हैं। तो उससे मालूम पड़ता था, बताते थे कि भैया यूनिटी में क्या है, शक्ति है, एकता में शक्ति है, एकता में ताकत है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास में भैया, वही वाली बात है कि यहाँ जो वो 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 7 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, कर उधर भी रहे हैं, लेकिन उधर वो क्या है, दूर दूर है, तो उनमें ताकत नहीं है, और इनमें क्या है, ताकत। और इसी कारण से क्या हुआ, भैया, जितनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना चाहिए था उतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता। और इस कारण से क्या होता है, हम सोच रहे थे कि भैया फ्लोरीन में ज़्यादा रिलीज होगी, उल्टा हो गया, रिलीज किस में ज़्यादा हुई, बाकी सारा ऑर्डर वैसा का वैसा मिला जैसा मिलना चाहिए था, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, बट फ्लोरीन में ऑर्डर पलटी मार गया, रिवर्स मार गया। अंडरस्टूड? लिखिए, कर लीजिए भैया, कर लिया। तो उसके बाद में ऐसे ही हम अगर ऑर्डर देखें तो यहाँ पर ये रहा जैसे, फिर ऐसे ही सल्फ़र की ज़्यादा रहेगी, सेलेनियम की, फिर टेलोरियम की, फिर पोलोनियम की, और फिर ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है इस ग्रुप में, ठीक है। और ये वाला जो ऑर्डर होता है ना, सब रट्टा मार के रखते हैं, ये सबको याद रहता है।
ऑक्सीजन सबसे आखिर में आ रहा है यार बेटा, मैं क्या गूगल करके ही निकाल रहा हूँ वैल्यूज़। तो ऑक्सीजन की -141 आ रही है? देखो सल्फर के केस में रिलीज हुई 200, सल्फर के केस में 200, सिलीनियम में 195, टेलुरियम में 190, पोलोनियम में 174 और ऑक्सीजन में 141 आ रही है। तुम कहाँ से देख रहे हो? पिछले साल का? मैं गूगल कैसे वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, जब तुम पीरियोडिक टेबल के पीरियड में राइट में जाते हो, ओए जब तुम पीरियोडिक टेबल के किसी पीरियड में कहाँ जाते हो तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? सुनाई नहीं दिया मुझको। बढ़ेगा। राइट में जाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियस में। अरे न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है कि नहीं? तो चार्ज बढ़ेगा कि नहीं? और साइज क्या होगा? घटेगा। साइज घटेगा तो उसके कारण भी बढ़ेगा। जब तुम राइट में गए तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हुआ? तो अट्रैक्शन बढ़ा कि घटा? और साइज कम हुआ तो अट्रैक्शन बढ़ा कि घटा? दोनों ही कारणों से अट्रैक्शन बढ़ रहा है। राइट में जाने पर चार्ज बढ़ने के कारण भी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइज के घटने के कारण भी अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर समरी क्या बनी? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एफिनिटी क्या होगी? समझ में आ रही बात? ऑन मूविंग राइटवर्ड इन द पीरियड, ऑन मूविंग राइटवर्ड इन द पीरियड, electron affinity is increased. On moving rightward in the period, electron affinity is increased. On moving rightward in the period, electron affinity is increased. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी राइट में जाने पर बढ़ती है। राइट में जाने पर बढ़ती है तो उस आधार पर क्या होगा? देखो, बोरान से ज़्यादा होगी कार्बन की, कार्बन से ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी फ्लोरीन की। ठीक है, कर लीजिए। कर लिया? राइट में जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है? अब सुनना, जो नोबल गैसेस हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, नोबल गैसेस, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स एंड नाइट्रोजन, केवल नाइट्रोजन, पूरी नाइट्रोजन फैमिली के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, इन सबकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? नोबल गैसेस, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स और कौन? नोबल गैसेस, अल्केलाइन अर्थ मेटल और नाइट्रोजन, इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आ रही है? अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन मिलाने जाओगे तो तुम्हें क्या होगा? एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उल्टा देनी पड़ेगी। क्योंकि इन सबके बारे में अगर तुम देखो तो इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है। नोबल गैसेस का क्या है? NH2NP6, अल्केलाइन अर्थ मेटल का क्या है? और नाइट्रोजन का क्या है? NH2NP3। ये ऑलरेडी स्टेबल वन होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो इन सबकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती है? इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? क्योंकि ऑलरेडी इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? स्टेबल है। और अगर इसके बारे में भी बात करी जाए, यूनिट के बारे में इनकी, तो यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर मोल, या फिर क्या?
किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलिए, लिख लो। अच्छा, दिमाग में एक बात आती है, इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन निकालने पर एनर्जी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन मिलाने पर एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने पर एनर्जी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन मिलाने पर एनर्जी रिलीज होती है। नहीं आ समझ में? जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एनर्जी क्या होती है, उस एनर्जी को तुम बोलते हो आयनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन मिलाने पर एनर्जी रिलीज होती है, उसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या उन दोनों एनर्जी की वैल्यू सेम होगी? हाँ, एक दूसरे के नेगेटिव होगी क्या? हम जितना सोचते हैं उतना कंफ्यूजन आता है, और हम सोचेंगे नहीं तो बात नहीं बन पाएगी, भले कंफ्यूजन आए। आप समझना, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, मान लो तुम्हें x एनर्जी देनी पड़ी, सपोज करो इलेक्ट्रॉन निकालने पर तुमने एनर्जी दी, मान लो कितनी दी, x किलो जूल, सपोज करो ये आई, ठीक है। अब यहाँ ये था, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलाया, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, मान लो y एनर्जी रिलीज हुई। तो क्या x और y दोनों की वैल्यू सेम होगी? क्या x और y दोनों की वैल्यू सेम होगी? टेल मी, क्यों नहीं होगी? नहीं, हमें कहीं ना कहीं शायद लगता है, बैक ऑफ द माइंड मेरे को ऐसा लगता है यार दोनों में एनर्जी सेम होगी, क्योंकि निकालने में जितनी लगी उतनी मिलाने पर निकलेगी, शायद दिमाग में ये बात आती है। लेकिन नहीं, ये दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के रिवर्स नहीं है। आप देखो, ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स है क्या रिएक्शंस? अभी तुम एक चैप्टर पढ़ोगे थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल एनर्जेटिक्स, उसमें तुम्हें और ये बारे में बाद में मालूम पड़ेगा। बट अभी समझना, मेरे ख्याल से इस साल नीट में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, इस साल ही आया था। यहाँ तुम्हारे पास में ये बना, इसमें मान लो एनर्जी जेड रिलीज हुई, तो यहाँ एक्स वाई जेड में कोई रिलेशन बना के बता पाए मेरे को, एक्स वाई और जेड में कोई रिलेशन बना के बता पाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलो कुछ हाँ रिलेशन बताओ। एक्स और जेड इक्वल होंगे, यस। क्या मालूम पड़ रहा है यहाँ पर तुम्हारे को? अगर तुम इन दोनों रिएक्शंस को देखो तो दोनों रिएक्शंस सेम है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल नहीं है। यहाँ समझना जरा, अगर मेरे से कोई पूछ ले कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर इक्वल, नो, बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इट्स कैटायन आर इक्वल। इस केमिकल रिएक्शन को तुम देखो और ये केमिकल रिएक्शन देखो तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस रिवर्स करके लिखा गया है। समझो यहां पर दोनों सेम है या नहीं है? ये दोनों, आर दीज टू रिएक्शन सेम और नॉट? है सेम। कैसे? इसमें जितनी एनर्जी लगी इसमें उतनी एनर्जी क्या हो रही है, इसमें जितनी एनर्जी लगी इसमें उतनी एनर्जी क्या हो रही है या नहीं हो रही है? क्यों सेम है? आप देख लो, बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट करी मैंने, बस खाली पलटा मार के लिखी है, चेक कर लो आप आराम से। तो अगर मेरे से कहा जाए प्रियवंश, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इट्स मेटल पॉजिटिव आयन, तो वो दोनों क्या है? सेम। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा धुंधला धुंधला सा कि नीट में इस साल या पिछले साल ऐसा क्वेश्चन था। अब इसमें एक्चुअली क्या है, आपको जैसे मैंने ये बोल दिया तो जैसे रिलेशन ही पूछ लिया, तो यहाँ पर एक्स और जेड दोनों क्या है? इक्वल। वाई का इनसे कोई रिलेशन, वाई बड़ा होगा छोटा होगा वो सब बात की बात है, कहो ना, ठीक है। और अगर इसी को स्टेटमेंट का रूप दे दिया जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ
मेटल पॉजिटिव आयन, तो दे टू आर इक्वल। बोलो, तो ये दोनों इक्वल होंगे भैया, ठीक, कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? सुनना, दो एटम्स ए और बी ने मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड बनाया? दो एटम्स ए और बी ने मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। ये जो बॉन्ड पेयर है इसे बॉन्ड या फिर शेयर्ड पेयर कहते हैं। तो इस बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, कौन सी टेंडेंसी? वो जो शेयर्ड पेयर है या बॉन्ड पेयर जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोला करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? दो एटम्स ने मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, उस बॉन्ड पेयर को, शेयर्ड पेयर को, साझा युग्म जो है भैया उन दोनों ने जो साझा किया है, उस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, देखिए, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, tendency of attracting shared pair or bond pair is known as electronegativity. शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोला करते हैं? ठीक, बोलो। अब ये जो है क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम बोलेंगे शेयर्ड पेयर को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए? कहिए। हाँ, कुछ कह रहे थे रोहन। ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होगा? न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इफेक्ट ज़्यादा किसका डोमिनेटिंग रहता है? साइज का। बोलो ना, इसलिए क्या होगा? ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। बोलो। ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज, on moving downward in the group due to increase of size, electronegativity decreases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जब तुम पीरियोडिक टेबल के पीरियड में राइट में जाओगे तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? सुना ही नहीं दिया मुझको, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। और साइज क्या होता है? तो उसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? उसके कारण भी बढ़ेगी। साइज कम होने के कारण भी अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने के कारण भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर राइट में जाने पर क्या होता है? बढ़ती है। एंड ऑन मूविंग राइटवर्ड इन द पीरियड on moving rightward in the period
ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज due to increase of charge on moving rightward in the period due to increase of nuclear charge and decrease of size. And decrease of size. Due to increase of charge and decrease of size, electronegativity increases. नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है। बोलो। नीचे जाने पर घटती है। और राइट में जाने पर क्या होती है? बोलो। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड की बात करूं मैं, अगर किसी भी पीरियड की, तो सबसे पहला जो ग्रुप है यानी कि अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स क्या होंगी? अल्कली मेटल्स क्या होंगी? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हैलोजेंस क्या होंगी? नोबल गैस को लिखा ही नहीं मैंने। क्यों नहीं लिखा मालूम? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट तब यूज में आता है जब एटम ने बॉन्ड बनाया हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट तब काम में आता है जब क्या बनाया हो, और यहाँ बॉन्ड तो बना ही नहीं। नोबल गैस तो बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं। बनाएंगे क्या? समझ लो बात को या नहीं? तो पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में अल्कली मेटल्स आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरी भाषा में यूँ कहूँ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो अल्कली मेटल सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नोबल गैसेस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो, लिख लीजिए। इन एवरी पीरियड सॉरी इन एवरी पीरियड अल्कली मेटल्स आर in every period alkali metals are least electronegative, ब्रैकेट में लिख लो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अल्कली मेटल्स आर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रैकेट में लिखना मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सॉरी। and halogens are most electronegative. Halogens are most electronegative. अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं और नोबल गैसेस जो होती हैं वो सबसे हैलोजेंस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। कहिए, क्लियर है भैया? अरे बोलिएगा।
अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन करने की अलग अलग स्केल्स हैं, उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कभी इस पर क्वेश्चन बने नहीं हैं, बट फिर भी मुलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? मुलिकन स्केल पर होती है इसकी वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, होल डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। ये क्या आएगी तुम्हारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन से स्केल पर? लिख लीजिए, ये मुलिकन स्केल पर आई है। और एक पाउलिंग स्केल, उस पर क्या होगा फार्मूला? जो ये फार्मूला लिखा है ना, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, करना आप, हाँ मैंने नहीं करा। और इसको काय से डिवाइड कर दो? 2.8 से। पूरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो एज इट इज लिखो और उस पूरे को काय से डिवाइड कर दो, तो वो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? कौन सी स्केल पर? पाउलिंग स्केल पर आ जाएगी। इससे तुमको क्या मिल रहा है? तुम क्या बोल सकते हो? पाउलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मुलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है? 1/2.8 टाइम्स। चेक करो, जो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ था ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिखा और डिवाइड कर दो 2.8 से। सो व्हाट वी कैन से कि पाउलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मुलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है? 1/2.8 टाइम्स। दूसरी भाषा में बोले तो मुलिकन स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या है? 2.8 टाइम्स। नहीं आया समझ में? अरे आया? लिखिए, दस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल, thus electronegativity on Pauling scale, thus electronegativity on Pauling scale is 1/2.8 times. Thus electronegativity on Pauling scale is 1/2.8 times of electronegativity on Mulliken scale. Electronegativity on Pauling scale is 1/2.8 times of electronegativity on Mulliken scale. ठीक है, और इसका उल्टा भी लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल, लाइन चेंज करके लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन कौन से स्केल? मुलिकन स्केल। is 2.8 times of electronegativity on Pauling scale. और ये एक और स्केल है अल्फ्रेड-रशाउ स्केल, उस पर भी लिख लो कि जेड स्टार का मतलब समझ गए क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ एटम। काहे में? कर लिया? इनमें से सबसे ज़्यादा यूज में आती है ये वाली पाउलिंग स्केल जो है, दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, लिख लेना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है
चूंकि एक टेंडेंसी है, सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक टेंडेंसी है, इसीलिए ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कर लिया? तो यहाँ वो कौन सी क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। बोलो, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी जब दो एलिमेंट्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है ये। जब कभी कोई दो एलिमेंट्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉन्ड। व्हेन टू एलिमेंट्स मेक अ बॉन्ड, तो उनके बॉन्ड का नेचर कैसा होगा? वो आयनिक होगा कि वो कोवलेंट होगा? अभी हम आने वाले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पर, जो केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है? तो आप देखोगे कि जब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो जरूरी नहीं है कि वो कोवलेंट या आयनिक ही हो, इनके बीच में भी कुछ हो सकता है। वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बॉन्ड कोवलेंट होगा या बॉन्ड आयनिक ही होगा, दैट मे बी समवॉट इंटरमीडिएट ऑफ देम। तो जब दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बना, तो उस बॉन्ड का नेचर कैसा होगा? उस बॉन्ड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, उस बॉन्ड का परसेंटेज कौन सा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा? भाई दो एलिमेंट्स ने मिलकर क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। सो दैट बॉन्ड में भी समवॉट, कुछ हद तक वो कैसा हो? कोवलेंट होगा। कुछ हद तक कैसा होगा? आयनिक होगा। तो कितने परसेंट कोवलेंट और कितने परसेंट आयनिक होगा? तो दो एलिमेंट्स जब मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कितने परसेंट आयनिक होगा, उसका ये फार्मूला है। यहाँ एक्स ए और एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक्स ए क्या है? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक्स बी क्या है? बी की इलेक्ट्रॉन। बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझको? यहाँ पर एक्स ए क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। दो एलिमेंट्स जब मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, जब दो एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो बॉन्ड बनाते हैं, तो उस बॉन्ड का कितना, उस बॉन्ड का कितना परसेंट, उस बॉन्ड का कितना, वो बॉन्ड कितना परसेंट आयनिक या कितना परसेंट कोवलेंट होगा? ये क्या है? उसका फार्मूला है। अरे बोलो, ये उसका फार्मूला है। समझ गए? अब इसमें पहला, यदि ये एक्स ए और एक्स बी, ये क्या, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस हो गए। ये क्या होगा? उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, डिफरेंस है। ठीक है? अभी सुनना, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर तुम्हें पता है ना, तो तुम उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड का नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। दो एलिमेंट्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे? सुनो, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, कुछ भी नहीं है, 0, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तुम निकालो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा? 0 हो जाएगा। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 0, मतलब सच बॉन्ड इज व्हाट? प्योर कोवलेंट। ऐसा बॉन्ड कैसा होगा? प्योर कोवलेंट होगा। ठीक है? आगे सुनना, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है, तो इनके बीच में बनने वाला परसेंटेज बॉन्ड बनने का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होगा, दैट वुड बी लेस देन 50%। आयनिक कैरेक्टर 50% से क्या आएगा? अगर 1.7 से छोटा रखा मैंने कोई नंबर, 1.7 से छोटा 1.5, 1.4, 1.3 छोटा रखा, तो यहाँ जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है 50 से कम है। अब परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर 50 से कम है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ऑब्वियसली 50 से क्या होगा भाई, क्योंकि दोनों का सम 100 है। अब अगर ये 50 से कम है तो वो 50 से ज़्यादा होगा। तो इस केस में बॉन्ड क्या कहलाएगा? प्रीडोमिनेंटली
इस केस में बॉन्ड जो है वो प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कोवलेंट। बोलो। तीसरा, यदि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस शार्प 1.7 है तो इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर 50 आएगा। कितना आएगा? इफ़ यू पुट 1.7 ओवर हेयर तो वो 50 आएगा। मैंने 1.7 लिखा है, कुछ लोग इसको 1.6 भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको 1.8 भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा रहा 50 आया तो बॉन्ड क्या कहलाएगा? सच बॉन्ड वी कॉल एज, या फिर क्या? इसे सेमी कोवलेंट या सेमी आयनिक बोलेंगे। बोलो। और यदि इफ दिस डिफरेंस एक्सीड्स 1.7, अगर ये 1.7 से ज़्यादा है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50 से ज़्यादा होगा। सो बॉन्ड वुड बी, ऑब्वियसली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? 50 से कम होगा। अरे होगा कि नहीं? और अगर आयनिक कैरेक्टर 50 से ज़्यादा है तो बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली कैसा हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही भैया? दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर तुम्हें ज्ञात है, यदि दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तुम्हें क्या है? ज्ञात है, तो तुम क्या कर सकते हो? उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड का क्या पहचान सकते हो? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या परसेंटेज कोवलेंट। बोलो। 100% वाली नौबत तो आ ही नहीं पाती, बट एक्चुअली इतना डिफरेंस मिल ही नहीं पाता। तुम मैथमेटिकली वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा एक बार 100, तुम इसमें वैल्यू रखोगे तो शायद 100 से ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा आ ही नहीं पाता कि जिसमें 100% वाली बात आ जाए। क्योंकि तुम तो वैल्यू यहाँ पे 5 रख दो, चलो 5 रख दो, 16 5 80 तो यही हो गया, और इधर 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1.6 3.5 मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल इवन एक्सीड 100 से ज़्यादा हो जाएगा। पर मसला ये है कि कोई दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 5 आ ही नहीं पाएगा। थ्योरेटिकली यू कैन पुट, तुमने 10 रख दिया तो 10 इंटू 100 यही कितना हो गया? 160 तो यही हो गया, और ये प्लस जोड़ोगे तो और हो गया 10 का स्क्वायर 100 इंटू ये 3.5 350, 350 और 160 510% हो गया। पंगा कहाँ फंस रहा है कि कोई दो एलिमेंट्स ऐसे हैं ही नहीं ऐसे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 10 हो। समझ रहे बात को? कर लिया? तो यहां ये लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स, difference of electronegativity of two atoms gives us an idea about the nature of bond between them. Difference of electronegativity of two atoms gives us an idea about the nature of bond between them. Difference of electronegativity of two atoms gives us an idea about nature of bond between them. ठीक है? अगर तुम्हें दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है तो तुम क्या कर सकते हो? उनके बीच में क्या पहचान सकते हो? बॉन्ड का नेचर। बोलो। ठीक है? और एक और बात बता दूं कि कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा आयनिक होता है, किसी भी कंपाउंड का आयनिक नेचर जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा कलरलेस होता है। कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा क्या होता है, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होता है? कलरलेस। ठीक है? लिखो, मैं क्या कह रहा हूँ फिर बताता हूँ। मैं लाइन चेंज करके लिखिएगा। मोर इज द आयनिक कैरेक्टर of a compound, more is the ionic character
of a compound, more is its colorless nature. Pardon me? वो एक अलग बात होगी। कलरलेस और डायमैग्नेटिक होना मोस्टली ये होता है कि जो कलरलेस होता है वो डायमैग्नेटिक भी होता है मोस्टली, पर कई बार कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हो जो डायमैग्नेटिक है फिर भी वो कलर्ड है। KMnO4 कलर डायमैग्नेटिक है, उसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैग्नीज के पास 7 थे, सातों डोनेट कर दिए, लेकिन फिर भी वो डी ट्रांजिशन के कारण पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अभी आप देखो इसका आयनिक कैरेक्टर है 8%, इसका आयनिक कैरेक्टर है 11%, इसका आयनिक कैरेक्टर है 18% और इसका आयनिक कैरेक्टर कितना है 22%। आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, अरे बोलो, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अभी ये जो कंपाउंड है ये है ब्लैक, ये क्या है डार्क येलो, ये क्या है लाइट येलो, और ये क्या है वाइट। राइट में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बढ़ती है, और ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होती है। इस बेसिस पे तुम समझ सकते हो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा। ऐसा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए हीलियम, क्योंकि सबसे ऊपर भी है और सबसे राइट में भी है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होना चाहिए हीलियम की, क्योंकि हीलियम सबसे राइट में भी सबसे ऊपर भी है। लेकिन हीलियम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म अपन डिफाइन ही नहीं करते, क्योंकि वो नोबल गैस है, क्योंकि वो बॉन्ड बनाता ही नहीं है। नहीं आ समझ में, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा फिर नियॉन हो जाएगा, पर नियॉन में भी वही पिक्चर होगी, तो नियॉन से इधर हट के कौन आएगा, तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रो, लिख लेना, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा फ्लोरीन होगा, और सबसे कम कौन होगा जो सबसे लेफ्ट में हो और सबसे नीचे हो, जो सबसे लेफ्ट में और सबसे नीचे हो। सबसे नीचे ऐसा फ्रांशियम है, फ्रेंशियम है, लेकिन फ्रेंशियम चूंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए उसके बारे में अपन स्टडी नहीं करते। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सीजियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, या यूं कहा जाए कि सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मतलब तुम समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज़्यादा आयनिक नेचर का होगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा। सो मोस्ट आयनिक कंपाउंड कौन हो गया सीजियम फ्लोराइड। नहीं आ समझ में, अरे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और सीजियम की सबसे कम है, तो क्या हुआ इनमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा ना, और डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा बॉन्ड उतना ज़्यादा ही क्या होगा, तो मोस्ट आयनिक बॉन्ड कौन सा हो गया सीजियम फ्लोराइड इज मोस्ट सीजियम फ्लोराइड इज मोस्ट, सीजियम फ्लोराइड हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, सीजियम फ्लोराइड हैज मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। सीजियम फ्लोराइड जो है इसका आयनिक कैरेक्टर क्या है सबसे ज़्यादा, कहो ना। तो सीजियम फ्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, वो सबसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बीच में वो बॉन्ड बना है। सुनाई नहीं दिया मुझको, समझ गए। चलो आगे सुनो भैया। तो यहाँ तक की कहानी कथा सभी को समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई। जब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा, जब मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा ये दोनों बातें सेम तो हैं, दोनों में तो इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की बात हो रही है, दोनों में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बात हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो दोनों बातें दे साउंड सेम, दे अपेयर सेम। मुझे ऐसा लगता है दोनों बातें क्या हैं, दोनों बातें क्या हैं, पर दोनों बातें सेम नहीं है, दोनों बातें सेम नहीं है। एक तरफ हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। क्या दोनों बातें सेम हैं? चलो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करें और यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात करें, क्या ये दोनों बातें सेम हैं? लेट मी सी, लेट मी सी, आर दे टू सेम? चलो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही हो जाएगा। क्यों डेफिनेशन हो जाएगा? डेफिनेशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है, डेफिनेशन कर देंगे अपन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट। भाई यहाँ पर अपन डेफिनेशन कैसे बोलेंगे कि भैया ये उसने जो इलेक्ट्रॉन गेन करा, इलेक्ट्रॉन जो गेन करा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जितनी ऊर्जा मुक्त हुई, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जितनी ऊर्जा मुक्त हुई उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहाँ क्या होगा, दो एटम्स ने मिलकर एक बॉन्ड पेयर को शेयर किया, साझा किया, उस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बोलो ना, इसकी यूनिट है क्या? किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। और ये क्या है? ये यूनिटलेस है। ये क्या है? यूनिटलेस। बोलो, ये यूनिटलेस है भैया। आगे सुनो, इसकी कोई इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट नहीं है। ये जो होती है ये एक आइसोलेटेड एटम के लिए होती है। ये किसके लिए होती है? एक आइसोलेटेड एटम के लिए। अरे बोलो, एक अकेला एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, जबकि यहाँ पर एटम आइसोलेटेड नहीं है। यहाँ पर कैसा है? एटम बॉन्डेड है। एटम ने क्या कर रखा है? बॉन्डेड एटम है। आइसोलेटेड समझते हो? आइसोलेटेड जो जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल दुनिया से अलग, बिल्कुल अकेला। हिंदी में कहा जाता है इसे पृथक्कृत, विलगित कहा जाता है। अब तुमको कहाँ समझ में आएगा, छोड़ो उस बात को। बट यहाँ जो बिल्कुल सेपरेट हो, दुनिया जहान से जिसका कोई संपर्क ना हो। ठीक है भैया, हिमालय पर जाकर बढ़ गया हो, ठीक है भैया, है संन्यास ले लिया है जो, यूँ कह लीजिए। तो ये आइसोलेटेड एटम के लगता है, जबकि ये किसके लगता है? बॉन्डेड एटम के लिए। अरे कहो, और क्या बोल सकते हो? और ये बोल सकते हो कि ये जो है, यहाँ बात होती है एनर्जी की, और यहाँ क्या बात होती है? टेंडेंसी की। दैट इज एनर्जी एंड दिस वन इज, बोलिए, ठीक है? समझे भैया? तो ये है। अच्छा, यहाँ हम ऑर्डर के बारे में याद करें तो यहाँ ऑर्डर कैसी थी? इसकी कैसी ऑर्डर थी? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन। जबकि यहाँ क्या है? जो ऑर्डर हम सोच रहे थे उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिला। लिख लीजिए, यूँ भी कह सकते हो कि इसमें जो है इर्रेगुलर वेरिएशन मिलता आपको। आपने देखा हर बार कुछ अलग अलग चीज़ें मिल रही थी कि नहीं? सो ये कैसा वेरिएशन था और यहाँ पे कैसा है? एक डिफरेंस और तुम लिख सकते हो भैया कि ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, मतलब यहाँ एग्जैक्ट एनर्जी तुमको मालूम पड़ती है कितनी रिलीज हुई। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब काम आती है? एक्चुअली रिलेटिवली काउंट होती है। कैसे काउंट होती है? रिलेटिवली, कि इसके कंपेरिजन में ये कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। सो यू कैन राइट डाउन कि ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है और ये एक
रिलेटिव। तो एक और सातवां डिफरेंस और लिख लो आप। सातवां डिफरेंस क्या लिखोगे? ये कौन सी क्वांटिटी है? एब्सोल्यूट। और ये कौन सी है? रिलेटिव। कर चुके? ये कौन सी क्वांटिटी है? एब्सोल्यूट। और ये कौन सी है? रिलेटिव। लिसन, आगे सुनना। एक और बात सुनना यहां पर कि जो ऑक्साइड्स हैं, किसके ऑक्साइड्स? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के। ऑक्साइड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कौन? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सुनाई नहीं दिया मुझको? और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक। इलेक्ट्रो पॉजिटिव जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम, जैसे लिथियम, जैसे बेरिलियम, जैसे बोरान। बोरान तो फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव में आ जाएगा। तो ये जो है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक। बेसिक या फिर दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं इनको हम? एल्केलाइन, क्षारीय। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स कैसे होंगे? बेसिक। बोलो। चलो कर लिया? अभी तक जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं जरा उनको एनालिसिस कर लें हम। सुनो, ऐसी प्रॉपर्टीज जो राइट में जाने पर, ओए, ऐसी प्रॉपर्टीज जो राइट में जाने पर इंक्रीज होती हैं, जो राइट में जाने पर इंक्रीज होती हैं वो डाउनवर्ड जाने पर क्या होती हैं? डिक्रीज होती है। जो राइट में जाने पर इंक्रीज होंगी वो डाउनवर्ड जाने पर क्या होंगी? सुनाई नहीं दिया मुझको? जो राइट में जाने पर इंक्रीज हुई वो डाउनवर्ड जाने पर डिक्रीज होंगी। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो राइट में जाने पर डिक्रीज होती हैं वो डाउनवर्ड जाने पर क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। ठीक? जैसे हम वन बाय वन पढ़े, जैसे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज राइट में जाने पर क्या होता था और नीचे जाने पर बढ़ता था? अरे बोलो। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी राइट में जाने पर इंक्रीज हुई और नीचे जाने पर क्या हुई? डिक्रीज। बोलो, है ना? जैसे आपको और याद दिलाऊं, ये है जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी राइट में जाने पर क्या होती है? राइट में जाने पर इंक्रीज होती है, नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। होती है। जैसे और एग्जांपल के तौर पर मैं याद दिलाता हूं, एटॉमिक साइज तो अपन ने वहां लिख दिया, सॉरी, है ना? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? राइट में जाने पर बढ़ती है, नीचे जाने पर कम होती है। और यहाँ ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था तो यहाँ क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। बोलो। ठीक है? जैसे मैं और बताता हूँ तुम्हारे को, एग्जाम्पल के तौर पे मेटालिक नेचर। कौन सा नेचर? मेटालिक नेचर। ओए, मेटालिक नेचर राइट में जाने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है। आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में इधर वाले मेटल होते हैं, उधर वाले नॉन मेटल होते हैं, है ना? तो राइट में जाने पर मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है और नीचे जाने पर इंक्रीज होता है। यहाँ उल्टा हो जाएगा। कौन सा? नॉन मेटालिक नेचर।
नॉन मेटालिक नेचर में क्या होगा? राइट में जाने पर बढ़ेगा और नीचे आने पर क्या होगा? कम होगा। बोलो, ठीक है। अभी हम ये समझ में आ रही है बात। और यदि हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, तो तुम पाओगे कि राइट में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अभी तुमने देखा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्साइड एसिडिक होता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का बेसिक होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। और बेसिक स्ट्रेंथ में इसका उल्टा हो जाएगा। बोलो, अभी हम आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो आपको मालूम पड़ेगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। तो राइट में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए राइट में जाने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी क्या होता है, इस बारे में अपन अभी समझेंगे भी तो मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ उल्टा हो जाएगा। कौन सा नेचर? रिड्यूसिंग नेचर। ठीक? अरे कहिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं ना वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं? और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो रिड्यूसिंग नेचर के। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिड्यूसिंग नेचर के। कहो, कर लिया? आगे सुनिए। तो ये हम लोगों ने भैया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। वैसे बेसिकली 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी। कौन कौन सी? स्किनिंग इफेक्ट, फिर एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी या और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। फिर हालांकि इन बारे में अपन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो नॉन मेटालिक होता है, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है वो मेटालिक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्साइड एसिडिक होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का ऑक्साइड बेसिक होता है। कहो, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं यूँ कहा जाए। और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो बेसिक, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। समझ गए? सुनाई नहीं देता मेरे को यार? चलो आगे सुनो अब मेरी बात। तो यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने समझ ली। ठीक है। अब जरा मैं पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड को जरा याद दिलाऊँ क्या क्या थे वो। ये लिथियम, लिथियम के बाद इधर कौन है? बेरिलियम। इधर कौन है? बोरान है। बोरान है। इधर कौन है? इधर कौन है? ठीक है। और चाहो तो इधर नियॉन भी लिख दो, चलो ये कोई बात। ये सेकंड पीरियड। और थर्ड पीरियड के बारे में बात करी जाए तो थर्ड पीरियड में कौन है यहाँ पर? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और यहाँ आर्गॉन है। अब तुम जानते हो एक बात कि जब तुम राइट में जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ओए, जब राइट में जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। राइट में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी। राइट में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। नहीं आ समझ में? जब राइट में गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी और नीचे आए तो कम हुई, राइट में गए तो बढ़ी और नीचे आए तो कम हुई, राइट में गए तो बढ़ी और नीचे आए तो कम हुई। ऐसा कुछ कुछ हो रहा है। तो उस आधार पर अपन एक बात समझ सकते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम होगी। अरे सर, राइट में जा रहे हो तो बढ़ रही है, नीचे आ रहे हो तो कम हो रही है। सो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सर ऑलमोस्ट सेम आ गई। सुमित, इन दोनों, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इधर कम हुई, तो इन दोनों की ऑलमोस्ट क्या आ गई? यहाँ बढ़ी, यहाँ कम हुई, तो यहाँ ऑलमोस्ट सेम आ गई। ऐसे आगे भी आएगा। और राइट में जाओ तो साइज कम होता है, राइट में जाओ तो साइज कम होता है, नीचे आओ तो साइज, राइट में गए तो साइज, नीचे आए तो इन दोनों का साइज लगभग सेम हो गया और इन दोनों का साइज भी लगभग सेम हो गया, इन दोनों का साइज भी लगभग सेम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ तुम क्या पा रहे हो कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इन दोनों के साइज लगभग सेम है या नहीं? सुनाई कम पड़ता है मेरे को?
ऐसे ही इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इन दोनों के साइज लगभग लगभग क्या है? इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इन दोनों के साइज सेम है। बोलो, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इन दोनों के साइज क्या है? हैं भाई, राइट में गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी फिर घटी तो दोनों की सेम आ गई, राइट में गए साइज कम हुआ फिर बढ़ा, दोनों का साइज लगभग लगभग सेम आ गया। तो इन दो कारणों से, कौन से दो कारण? यहाँ अगर मैं दो कारण बोलूँ तो पहला कारण क्या है? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा क्या? साइज सेम है। इस कारण से क्या होता है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होगी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगी। आई बात समझ में? अभी हम जब अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जैसे ये पहला चैप्टर है, अभी तुम आगे चल के सारी फैमिलीज पढ़ोगे, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, नोबल गैस, 8 फैमिलीज को आप पढ़ोगे। आपको पढ़ने को मिलेगा सिमिलरिटीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, सिमिलरिटीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, सिमिलरिटीज ऑफ बोरान एंड सिलिकॉन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू विल फाइंड कि लिथियम और मैग्नीशियम, इसी तरीके से कौन? बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इसी तरीके से बोरान और सिलिकॉन, इसी तरीके से कार्बन और फास्फोरस एंड सो ऑन। इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं। क्या कारण है कि प्रॉपर्टी सिमिलर है? उसके पीछे ये दो रीज़न है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना और साइज सेम होना। इस फिनोमेनन को हम बोला करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? समझो, दिस वी कॉल एज डायगोनल रिलेशनशिप। और इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल रिलेशनशिप इसे कहा जाता है। और ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोला करते हैं? आपको नीट जेई में कई बार तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लिथियम इज डायगोनली रिलेटेड विथ, इतना ही पूछ लिया केवल, लिथियम डायगोनली किसके साथ में रिलेटेड है? बेरिलियम किसके साथ में रिलेटेड है? ये डायगोनल रिलेशनशिप मेनली सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सेकेंड और थर्ड पीरियड में। और वो भी उसमें शुरुआत में, यहाँ 3 तक आपको ज़्यादा मिलती है, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे ये जो सिमिलरिटी है वो कम होने लग जाती है। इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी आपको इन दोनों में खूब सारा सिमिलरिटी मिलेगी, इनमें भी, पर उसके आगे फिर कार्बन फास्फोरस में, नाइट्रोजन सल्फर में उतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं मिलेंगी जितनी पहले वाले के साथ। तो एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड एंड आर आल्सो नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। और किसका किसके साथ में रिलेशन है? समझ में आ रहा है? डायगोनल ऐसा वाला ही बनना, ऐसा वाला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी घटी सेम हो गई। अब यहाँ तो ऐसे भी घटेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे भी घटेगी और ऐसे भी घटेगी, तो फिर थोड़ी ना सेम आएगा। सेम कब आएगा? ऐसे बढ़ी ऐसे घटी, लेकिन यहाँ ऐसे भी घटी और ऐसे भी घटी, बोलो ना। तो ये भी पूछ लेता है कि डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या है? सर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेम साइज। किसका किसके साथ में डायगोनल रिलेशनशिप है? इज इट अंडरस्टूड? तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, समझ में आया भैया? ऐसे एलिमेंट्स जो डायगोनल पर आ रहे हैं और सेकंड और थर्ड पीरियड के हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं? सेकंड और थर्ड पीरियड के। हाँ जी, सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे ये दोनों, जैसे ये दोनों, जैसे ये दोनों, जैसे ये दोनों, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और साइज सेम है। बोलिए, अंडरस्टूड? तो मैं ये भी पूछ लेंगे भैया कि बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। अभी आगे चल के तुमको बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या क्या सिमिलरिटीज है ये तो तुम्हें पढ़ने को मिलेंगी, बट दे कैन आस्क ऑल्सो कि इन दोनों में क्या डायगोनल रिलेशनशिप है। अरे बोलो भैया। समझे? एक और बात लगे तो बता दो तुम्हारे को मैं कि ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, इन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं।
वी कॉल देम, क्यों बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज, लिसन, ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है इनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज इनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रखती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज इनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से बहुत ज़्यादा क्या रखती हैं? इनकी प्रॉपर्टीज इनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से, इनकी प्रॉपर्टीज इनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से, इनकी प्रॉपर्टीज इनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से, इनकी प्रॉपर्टीज इनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से बहुत ज़्यादा क्या रखती हैं? इसीलिए इनको क्या बोलते होते हम? टिपिकल एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ, सिंस प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, सिंस प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, since properties of third period elements are quite similar to, since properties of third period elements are quite similar to those of, since properties of third period elements are quite similar to those of other elements of their respective group, since properties of third period elements are quite similar to those of other elements, since properties of third period elements are quite similar to those of other elements of their respective period, respective group, since properties of third period elements are quite similar to those of other elements of respective group. ठीक है? It is why they are known as typical elements. It is why they are known as typical elements. हाँ, कुछ कह रहे थे इरिश? इनर्ट गैस को कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, मतलब सच ना करने का भी कोई कारण नहीं है, ना करने का भी कोई कारण नहीं है। ठीक है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोला करते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स। बोलो, क्यों बोला टिपिकल एलिमेंट्स? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज उनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से क्या हैं? अब इसमें ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ टिपिकल एलिमेंट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल एलिमेंट। हाँ बोलो। 11 से 18 तक, एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है? अब इसमें ना तुम्हारे को मैं बता दूं भैया, तुमको जैसे अपन ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ख़त्म कर दिया है, इसमें कई बार तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे अपन ने सबसे पहले दिन जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा उसमें क्वेश्चन बन जाता था इस तरह का भैया कि जैसे कोई तुमको एलिमेंट की प्रेजेंस पूछ लेंगे कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, तो उसमें जितने ऑर्बिट्स होंगे वो उतने पीरियड में होगा और उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वाले ग्रुप में होगा। ठीक है कि नहीं? जैसे किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज करो 5s2 5p2, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 5s2 5p2, तो इतना तो समझो कि 5 है इसलिए 5th पीरियड होगा। पीरियड कौन सा होगा? और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ये कौन से ग्रुप में होगा? 4th ग्रुप में होगा। नहीं आ समझ में? अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो। ठीक है? ऐसा बोल देंगे, या बोल देंगे कि कोई एलिमेंट 5वें पीरियड और 4th ग्रुप में है, 4th ग्रुप में, इससे ऊपर वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब इससे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो इससे ऊपर वाला एलिमेंट कैसा होगा? 4th पीरियड हो जाएगा वो। नहीं आया समझ में? 4th पीरियड, और कौन सा ग्रुप? तो 4 ही रहेगा ना भैया, उससे ऊपर तो ग्रुप तो वही रहेगा, तो अब 4था पीरियड, इसलिए ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए कई लोग वो गाना सुनाया करते हैं भैया, लीना कटरीना ऐसा कुछ तो भी नाम रहता है, आता है कई लोगों को, है ना, निमोनिक्स। वो निमोनिक्स जो है वो बड़े अपीलिंग लगते हैं वो,
कि आप वो निमोनिक्स होते हैं बायो में, खास तौर पे केमिस्ट्री में भी कुछ जगह पर इनऑर्गेनिक में हो जाते हैं, दे मे बी हाईली अट्रैक्टिव, पर बात यह है कि वो ना एग्ज़ाम में काम आते नहीं उतने, क्योंकि एग्ज़ाम में अपने को क्या होता है, टाइम कम पड़ता है और अपन समझते हैं कि निमोनिक्स से अपना काम हो जाएगा, टाइम बचेगा। उल्टा शुरुआत से करना पड़ता है, क्योंकि आपको कहीं भी बीच में की चीज़ करनी है तो आपको पढ़ना तो वही हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो आप, आती सबको है लगभग, पर वो बीच की लाइन को लाने के लिए क्या करना पड़ता है, श्री गुरु चरण सरोज रज, शुरुआत तो वहीं से करना पड़ती है ना मेरे को, अरे बोलो। सो दिस हैपन्स। तो आपको क्या करना है, आपको वैसे याद, मतलब भाई निमोनिक्स से याद करना ठीक है, वेल एंड गुड, आपको ढेरों वीडियोस भी मिल जाएंगे मेरे ख्याल से अब तो यूट्यूब पर वो आपके इतने इफेक्टिव होते नहीं, क्योंकि हम ये जितनी भी फैमिलीज़ हैं, सारी फैमिलीज़ को हम ऐसे भी इतनी बार पढ़ लेंगे कि हमको वो अच्छे से याद हो जाती है भैया कि हाँ, बोरान फैमिली में कौन सा एलिमेंट है, हेलोजन फैमिली में कौन से एलिमेंट्स हैं, से आई बात समझ में भैया। तो इस तरह के भी कई बार प्रश्न बन जाते होते हैं, या यूँ बोल देंगे कि इससे 2 एलिमेंट्स पीछे वाला एलिमेंट, इससे 2 एलिमेंट, दो पीछे वाला एलिमेंट का आप बताओ भैया, तो 2 पीछे करने जाओगे तो 2 पीछे करने जाओगे तो 4A ग्रुप की जगह 2nd ग्रुप में आ जाओगे, नहीं आ समझ में। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, पीरियड वही रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर ही पूछ लिया आपसे क्या पूछ लिया उसका, तो आपको ऐसे टेबल तो ले जानी नहीं है और ना ही टेबल याद करने की जरूरत है, आपको उससे दो पीछे पूछ लिया, तो 2 पीछे में क्या करोगे तुम, कौन सा पीरियड होगा, 5th पीरियड होगा, और ग्रुप कौन सा होगा, 2nd है, अरे बोलो ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5s2। अब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन तक ऑलरेडी 36 हो चुके थे और 2 और हो जाएगा, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 38। नहीं आ समझ में भाई, 4A ग्रुप है ना, ओ सॉरी कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड है, 5th पीरियड 5s2 हो रहा है, तो 5s2 से पहले 4p6 तक था कि नहीं, और 4p6 किसका था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन का होता है 36, तो 36 और 2 कितने हो गए, एटॉमिक नंबर 38। ऐसा कई बार क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी अपने से एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसके पीरियड, ग्रुप की पोजीशन वगैरह वगैरह पूछ सकते हैं, समझे। आपको भैया इसमें पीरियड की पोजीशन पूछ लेंगे, ग्रुप की पोजीशन पूछ लेंगे, एलिमेंट की पोजीशन पूछ लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेंगे, तो आपको सिंपल सी बात बताइए मैंने, एलिमेंट जिस पीरियड में है उसमें उतने ही ऑर्बिट होंगे, एलिमेंट जिस ग्रुप में उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं। आपको एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भैया आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पी ब्लॉक का क्या होता है, एस ब्लॉक का क्या होता है, एफ ब्लॉक का क्या होता है, अंडरस्टूड है। जो क्लासिफिकेशन था उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे बन सकते हैं। ये चैप्टर एज सच इसमें मैं जाना चाहूँ तो मैं और जा सकता हूँ, पर हम जितना ज़रूरी है उतना मैंने करा दिया है। फिर आगे चल के जैसे जैसे तुम फैमिलीज पढ़ते जाओगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो प्रिसाइज उन ब्लॉक से रिलेटेड या उन ग्रुप से रिलेटेड या उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या उन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स से रिलेवेंट नॉलेज हम उन पर्टिकुलर ग्रुप्स में या उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। समझ में आई बात भैया? क्या कहा मैंने? तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें और मैं करा दूँ, पर वो बहुत प्रिसाइज हैं, उन पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड हैं, तो वो हम वहीं पर ही देखेंगे। ठीक, हाँ, ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना वही, ठीक है।